जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग तथा मांग के नियम कहते हैं। बहुत सारे छात्र को ऐसा लगता है कि मांग और मांग के नियम यानी डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड सेम है। बिल्कुल भी नहीं सर, डिमांड अलग होता है, लॉ ऑफ डिमांड अलग होता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड अलग होता है, जिसे हम हिंदी में मांग की मात्रा कहते हैं। तो ये सारी बातें अलग हैं। इन सभी बातों को जो है हम विशेष रूप से जो है वो परिचर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। इस सेशन की जो खूबसूरत बात जो है वो ये है कि यह सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, और साथ ही साथ हम ये परिचर्चा करेंगे कि क्या आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, कैसे आप एग्जामिनेशन में आंसर को लिखेंगे और किस प्रकार से जो है आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो हम लोग सभी विषय वस्तु को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात जो हम लोग परिचर्चा करेंगे वो ये होगा सर कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी इस सेशन में जिस सेशन पे हम अभी परिचर्चा कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी बातें अभी जो है वो हम लोग आपके साथ जो है वो साझा करेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट बात है सर, दैट इज कॉल्ड डिमांड, यानी हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे डिमांड यानी मांग किसे कहते हैं या मीनिंग ऑफ डिमांड। दूसरी बात जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की मात्रा। तीसरा जो बात हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ डिमांड यानी मांग की परिभाषा। और जो हमारा फोर्थ जो होगा दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में सर क्या कहेंगे, मांग के तत्व। नेक्स्ट बात करेंगे सर दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग के नियम कहते हैं। और जो हमारा सिक्स्थ और आखिरी जो हमारा होगा इस सेशन का जो टॉपिक दैट इज कॉल्ड द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग के नियम के मान्यताएं कहते हैं। और इसे हम लोग सर अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट इन लॉ ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं। अब बताएंगे सर क्या ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पर डिमांड चैप्टर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं सर, इसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं, इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिमांड से। तो सबसे पहले समझेंगे कि डिमांड किसे कहेंगे। तो डिमांड हम लोग डिमांड को हिंदी में मांग कहते हैं, और डिमांड को समझेंगे सर बिल्कुल सरल सहज भाषा में कि डिमांड आखिर में है क्या। तो बताता है कि द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। यहां पर दो शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो शब्दावली है यानी कि विलिंग, अगर आप कॉपी किताब खोल के पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा चीजों को गंभीरता से समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको मदद करे। तो पहला बात जो इंपॉर्टेंट है विलिंग, और दूसरा जो बात है सर दैट इज कॉल्ड एबल। तो कोई भी कंज्यूमर है उसे सबसे पहले खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। अगर खरीदने की इच्छा है तो उसके बाद जो है खरीदने की इच्छा अगर किसी वस्तु को होगा, कंज्यूमर को किसी वस्तु का खरीदने की इच्छा होगा, उसके बाद वो दूसरी बात डिसाइड करेगा खरीदने की सामर्थ्य यानी एबल टू बाय। अगर मान लीजिए सर हमको अगर ऑडी खरीदने का मन है, ठीक है, लेकिन हम अभी कैन नॉट बी कैपेबल टू बाय ऑडी, हम अभी जो है वो इतने सामर्थ्य नहीं रखते कि ऑडी खरीद सकते हैं, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगा। पहली बात खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरी बात एबल टू बाय। एबल टू बाय मतलब खरीदने की औकात, खरीदने की सामर्थ्य। तो एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दिए हुए समय, दिए हुए कीमत पे और दिए हुए समय पे, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम बोले कि डिमांड आखिर में क्या है, तो डिमांड कुछ और नहीं है सर, द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय at a given price or given period of time। यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता हो या खरीदने की सामर्थ्य रखता हो दिए हुए मूल्य में और दिए हुए समय में, तो उससे ही क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे यानी कि मांग कहेंगे।
यानी मांग के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, मांग के लिए आपको ध्यान रखना है कि विलिंग टू बाय होने चाहिए, यानी कि विलिंग, पहला खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और दूसरा एबल होने चाहिए खरीदने के। अगर खरीदने की इच्छा होगा और खरीदने की एबल होगा, ठीक है सर, कब, पर्टिकुलर प्राइस में, ठीक है, और साथ ही साथ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये क्या बन जाएगा सर, हमारा डिमांड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिमांड, यानी कि मांग बन जाएगा। वही बात हिंदी में लिखा हुआ है, एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने की इच्छुक और योग्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात हम समझेंगे सर, दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, अ कंज्यूमर डिमांड्स 2 kg ऑफ शुगर। अगर कोई कंज्यूमर जो है वो 2 kg शुगर खरीदता है, चीनी खरीदता है, इन अ मंथ, एक महीना में, एट द प्राइस ऑफ ₹40 पर kg, 40 रुपए पर kg के हिसाब से, तो इट इज अ डिमांड स्टेटमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 2 kg जो शुगर है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आप क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा विलिंग टू बाय, यानी कि ये विलिंग कहलाया, खरीदने की इच्छा। दूसरी बात क्या है सर, यहां पर दूसरी बात जो है वो क्या लिखा हुआ है कि 2 kg ऑफ शुगर इन अ मंथ एट द प्राइस ऑफ ₹40 पर kg, ठीक है, यानी कि दूसरी बात जो है वो एबल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो एबल है खरीदने का, साथ ही साथ जो है वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक महीना में वो खरीद रहा है, ठीक है, यानी मंथ भी यहां पे फिक्स है, ठीक है। उसके बाद सर आपके पास क्या है, तो प्राइस भी है कितना, 40 kg। तो ये पूरी बातें अगर है तो ये क्या कहलाएगा, डिमांड, और अगर नहीं तो ये डिमांड नहीं कहलाएगा। वही बात लिखा हुआ है हिंदी में कि यदि उपभोक्ता 2 kg चीनी 40 रुपए की दर से खरीदने की इच्छुक होता है, साथ ही साथ खरीदने की सामर्थ्य होता है, तो उसे हम मांग कथन कहते हैं। क्लियर है। तो ये थे एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल सर हमारा, दैट इज कॉल्ड, लिखा हुआ, बिल गेट्स इज एबल टू परचेज अ फरारी। बिल गेट्स जो साहब जो हैं वो एबल है खरीदने का, है ना, एबल क्या है सर, एबल। तो वो परचेज फरारी खरीदने के वो एबल है, बट ही इज नॉट विलिंग टू बाय, पर वो खरीदना नहीं चाहते हैं, ही इज नॉट विलिंग टू बाय, ठीक है। देन इट हैज नो डिमांड फॉर वन, ठीक है। ये बिल गेट्स साहब हैं और ये फरारी है, ये खरीदने की सामर्थ्य रखते हैं सर, ठीक है, ही इज एबल, ये एबल, ठीक है, लेकिन खरीदना नहीं चाहते हैं। क्या सर, नॉट विलिंग टू बाय, नॉट विलिंग टू बाय, ये खरीदना नहीं चाहते हैं। तो अगर ये खरीदना नहीं चाहते हैं, खरीदने की सामर्थ्य रखते हैं, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगा, ये डिमांड नहीं कहलाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये डिमांड नहीं कहलाएगा, ठीक है। डिमांड तभी कहलाएगा जब खरीदने की इच्छा होगा, खरीदने की सामर्थ्य होगा, दिए हुए मूल्य में, दिए हुए समय में, तभी डिमांड कहलाएगा, या अन्यथा डिमांड नहीं कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सर, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटी डिमांड, यानी कि मांगी गई मात्रा। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि डिमांड क्या है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मांगी गई मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांड किसे कहेंगे। तो लिखा हुआ, क्वांटिटी डिमांड रिफर्स टू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ गुड्स डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड मार्केट। हिंदी में सर लिखा हुआ है कि मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष से है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर कीमत विशेष पर खरीदने की इच्छुक और योग्य होता है। इतनी सारी बातें को आसान भाषा में समझे तो अगर आप दुकान गए और दुकान जाने के बाद आप शॉपकीपर से, दुकानदार से बोलते हैं, अंकल चीनी दीजिए, अंकल बोले कितना, आप बोले अंकल चीनी दीजिए, फकीर बोले अंकल कितना, बोले अंकल बोल रहे ना चीनी दीजिए, अंकल बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो भाई, कितना केजी दे। आप जैसे ही बोले 2 kg चीनी दीजिए, 2 kg चीनी, 3 kg चीनी, ये जो आप अमाउंट जो बता रहे, जो क्वांटिटी बता रहे हैं ना, वही तो है क्वांटिटी डिमांड। वही बात तो यहां पे लिखा हुआ है विशेष मात्रा, ठीक है। इंग्लिश में वही बात तो लिखा हुआ है पर्टिकुलर अमाउंट, कितना खरीदना है, कितना पर्टिकुलर अमाउंट, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। जो दुकान जाने के बाद आप जो ये बात बोल रहे ना, अंकल 10 kg आटा दीजिए, इससे पहले बोल रहे थे अंकल सिर्फ आटा दीजिए, तो सिर्फ आटा जो मांग रहे थे ना वो डिमांड,
चीनी जो मांगे जाके वो डिमांड, लेकिन 4 केजी चीनी दीजिए, ये क्वांटिटी डिमांड। ये जो खूबसूरत सी जो महिला देख रही है ना आप, ये जाके शॉप कुपियर में 2 शर्ट खरीद के आए, 2 शर्ट खरीदे, वो क्वांटिटी डिमांड। और अगर ये सिर्फ शर्ट खरीदे, अंकल शर्ट दीजिए, शर्ट दीजिए, ठीक है, पर सिर्फ शर्ट का मतलब तो एक हो ही जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूं, तो अगर ये 2, 3 या 4 अगर ये कुछ पर्टिकुलर अमाउंट खरीदते हैं तो यही कहलाएगा क्वांटिटी डिमांड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में बस इतनी सी अंतर है कि जब कोई भी कंज्यूमर, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट बात करेंगे सर, दैट इज कॉल्ड द डिफिनेशन ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग की परिभाषा भी कहते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग जो है वो लोगों ने जो है वो मांग को परिभाषित किया है अलग अलग अपने तरीके से। कुछ महत्वपूर्ण जो है इकोनॉमिक्स की परिभाषा डिमांड से रिलेटेड जो आपके समक्ष है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जेएस मिल साहब है। और जेएस मिल साहब जो है वो कुछ इस प्रकार से आपके समक्ष जो है वो दिख रहे हैं। जेएस मिल साहब ये अपने आप में बहुत ही बड़े इकोनॉमिक्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेएस मिल के अनुसार, प्रोफेसर जेएस मिल्स के अनुसार क्या लिखा हुआ है, डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ थिंग्स विच अ पर्सन विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। हिंदी में कहे तो मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। किसके अनुसार? जेएस मिल साहब के अनुसार। नेक्स्ट जो बात है हमारा सर वो है हमारा प्रोफेसर बेनहम के अनुसार। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि द डिमांड फॉर एनीथिंग, कोई भी चीज का डिमांड एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेनहम साहब? हिंदी में उनका कहना है कि किसी दिए गई कीमत पर वस्तु की मांग की वह मात्रा जो उस कीमत पर एक निश्चित समय को खरीदी जाती है उसे क्या कहेंगे? हम डिमांड कहेंगे। और ये है हमारे जो है वो कहे ना प्रोफेसर बेनहम साहब है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन। जो हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन है वो है प्रोफेसर मैयर्स के अनुसार। ठीक है, मैयर्स पढ़ना है सर, मैयत नहीं पढ़ना है है ना। तो ये है हमारे प्रोफेसर मैयर्स। ठीक है, इनके अनुसार क्या है तो लिखा हुआ है कि द डिमांड फॉर अ गुड्स इज अ शेड्यूल एट द अमाउंट्स दैट बायर वुड बी विलिंग टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइस एट एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार रखता है। ये 3 डिफिनेशन हमने आपके साथ साझा किया। इस 3 में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लेंगे। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप पूछेंगे कि सर कौन सा डिफिनेशन, सभी डिफिनेशन बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, सभी डिफिनेशन बहुत ही सही है। लेकिन आप जेएस मिल, बहुत छोटा डिफिनेशन, आपके एग्जामिनेशन में याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप जेएस मिल साहब के जो है डिफिनेशन को क्या कर सकते हैं, याद रखते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट बात हम लोग डिस्कस करेंगे सर, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? मांग के तत्व कहेंगे। अब बताता है इन द एबव डिफिनेशन, ये जो हम लोगों ने डिफिनेशन जो आपके साथ साझा किया है, ठीक है, आर एनालाइज द डिमांड मस्ट बी सर्टेन द फॉलोइंग 5 एलिमेंट। ये जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि डिमांड क्या होता है, उससे कुछ महत्वपूर्ण जो है वो एलिमेंट जो है वो ड्राइव होता है। और वो एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट जो है वो क्या लिखा हुआ है? डिजायर फॉर अ गुड्स, यानी कि वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, यानी पहले इच्छा होनी चाहिए खरीदने की। दूसरी चीज क्या है सर? वस्तु क्रय करने के लिए प्राप्त साधन होने चाहिए। सफिशिएंट रिसोर्स टू बाय द गुड्स, यानी कि कहने का मतलब क्या होने चाहिए? एबल टू बाय, खरीदने की क्या होनी चाहिए? सामर्थ्य होनी चाहिए। नेक्स्ट बात जो है सर वो क्या है हमारा? नेक्स्ट बात लिखा हुआ है कि साधन व्यय करने की तत्परता, विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी आप समझिए मेरे बात को, या खरीदने की इच्छा है, खरीदने की औकात भी है, यानी सामर्थ्य भी है, पर खरीदेंगे नहीं, पैसा खर्चा नहीं करेंगे। कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, खरीदने की इच्छा भी है, खरीदने की सामर्थ्य भी है, पर खरीदना नहीं चाहते हैं, नॉट विलिंग। ठीक है, तो खरीदने की जो है वो क्या होना चाहिए? रिसोर्स को जो है खर्च करने के लिए जो है वो तत्परता भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट एक निश्चित जो है वो कीमत पर,
ठीक है, निश्चित कीमत, दैट इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिए हुए समय पे अगर ये 5 चीजें होंगे तब जाके क्या हो जाएगा, डिमांड कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है, ये इसीलिए लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ डिमांड। यही जो एलिमेंट ऑफ डिमांड है, ठीक है, अगर ये 5 चीजें अवेलेबल होंगे तो डिमांड कहलाएगा, और अगर इसमें से कोई भी एक एब्सेंट हो जाए तो उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी बात ध्यान में रखना है कि सर पहली बात तो खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरी बात खरीदने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तीसरी बात जो है सर वो ये है कि पैसा खर्चा करने यानी रिसोर्स को एक्सपेंड करने की तत्परता भी होनी चाहिए, चौथी बात दिए हुए मूल्य पे, और पांचवी बात दिए हुए समय पर। अगर ये पांचों बातें होंगी तभी डिमांड होगा और अन्यथा नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी बात अगर अब्सेंस है तो डिमांड नहीं कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ डिमांड। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आप इंतजार कर रहे थे और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग के नियम कहते हैं। अब क्या है भाई मांग के नियम, इस पे परिचर्चा करेंगे। तो अगर आप कॉपी किताब खोल के बैठे हैं तो इसको टिक लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंट है सर? पहली बात आपको ये इंपॉर्टेंट है कि द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द क्वालिटेटिव रिलेशन between price of goods and quantity of demanded। यानी जो मांग का नियम है ना सर, वो क्या करता है, तो गुणात्मक संबंध बताता है। कौन सा संबंध बताता है? गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव संबंध बताता है। किनके बीच? तो आपको पता होना चाहिए किनके बीच, प्राइस ऑफ गुड्स एंड, ठीक है, एंड कौन, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये दोनों के बीच जो है वो कौन सा बताता है संबंध, तो वो बताता है संबंध क्वालिटेटिव। ठीक है, कौन सा सर? क्वालिटेटिव संबंध बताता है। क्वालिटेटिव संबंध बताता है, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे सर हम लोग गुणात्मक संबंध। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा सर ये गुणात्मक संबंध बताता है मींस व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो गुणात्मक संबंध बताता है प्राइस के बीच और जो है वो डिमांड के बीच। ठीक है, गुणात्मक क्यों बताता है सर? जो है क्वालिटेटिव क्यों बताता है, क्वांटिटेटिव क्यों नहीं बताता है? क्वांटिटेटिव क्यों नहीं बताता है? इसके पीछे रीजन है कि मांग का नियम हमें यह सिखाता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो प्राइस, अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, यानी विपरीत संबंध है। लेकिन यह नहीं बताता है कि कितना प्राइस बढ़ने से कितना डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, यही रीजन है, कितना का आंसर नहीं देता है ना, तो इसीलिए जो है ये किस प्रकार का जो है वो संबंध रखता है, तो गुणात्मक संबंध रखता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू के लिए है, आप टिक लगा लेंगे कि द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ डिमांड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट बात हम लोग डिस्कस करेंगे सर व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है वो समझते हैं। तो बताता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ सर? अदर्स थिंग रिमेनिंग का कांस्टेंट का मतलब अन्य बातें समान रहने का मतलब होता है कि कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, ठीक है, फैशन, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साथ ही साथ आपका सर पॉपुलेशन, ठीक है, कंज्यूमर का इनकम, ये सब में चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये सब कांस्टेंट होने चाहिए। अगर इन सब में चेंजेस होगा तो लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल तभी होगा इफ अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जब अन्य बातें समान रहे। और हमने आपके साथ साझा किया कि अन्य बातें कौन सी समान रहेंगे। आगे और भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसे हम लोग एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस विथ राइज इन इट्स प्राइस। क्या बोल रहा है सर? यह बोल रहा है
कि अगर जो है द डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस विथ राइज इन इट्स प्राइस, अगर हमारा प्राइस जो है, अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। एंड इंक्रीजेस विथ फॉल इन इट्स प्राइस, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपका, दूसरी बात कि अगर प्राइस जो है वो आपका घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड, यही है लॉ ऑफ डिमांड। आसान भाषा में लॉ ऑफ डिमांड कुछ और नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि इफ अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल बी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है वो बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन अन्य बातें समान होना चाहिए। इसे ही क्या कहेंगे सर, हम लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कि मांग के नियम यह बताता है कि अन्य बातें को समान रखने की दशा में, जब सब अन्य बातें क्या होंगे, समान होंगे, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी होना तथा विपरीत कीमत के कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। वही बात यहां पर मेंशन है सर, थोड़ा सा जो है वो आपको ग्राफिकल टर्म्स में बताएं। तो अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है, अगर आप देख रहे हैं, अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, डिमांड घट रहा है, ठीक है। प्राइस के बढ़ने से क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है, और प्राइस के घटने से डिमांड क्या हो रहा है, हमारा प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है, और प्राइस के घटने से डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें आप एक बार और याद रखेंगे, ठीक है, टिक लगा लेंगे, कहीं कॉपी में लिख लेंगे और लिख ये लेंगे सर कि जो हमारा अदर्स थिंग बीइंग इक्वल है, जिसे हम लोग सेट्रस पेरेबस के नाम से भी जानते हैं, जो सेट्रस पेरेबस है, ठीक है, ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अदर्स थिंग बीइंग इक्वल या अदर्स थिंग बीइंग कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं कॉपी में अपना लिख लेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है सर, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यही बात है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से बातें और डिस्कस करें तो बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ कैसा नेचर होता है सर, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है जो हम लोग डिस्कस किए हैं, एंड नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोले सर, ये कैसा नेचर का होता है, क्वालिटेटिव नेचर का, क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं होता है। कौन, लॉ ऑफ डिमांड। दिस लॉ लोकेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्राइस एंड डिमांड चेंज एंड नॉट द क्वांटिटी ऑफ चेंजेस। जो आपने देखा, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये बताता है कि प्राइस अगर हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड हमारा क्या होगा, डिमांड हमारा घट जाएगा, और प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये हमें डायरेक्शन बताता है, किनके बीच ये क्या बताता है सर, ये डायरेक्शन बताता है, किनके बीच डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है किनके बीच बताता है सर, तो प्राइस एंड डिमांड के बीच बताता है। ये नहीं बताता है कि कितना प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो कितना डिमांड बढ़ेगा, कितना प्राइस घटेगा तो कितना डिमांड घटेगा। ठीक है, यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितना घटेगा और प्राइस के घटने से डिमांड कितना बढ़ेगा, ये नहीं बताता है। इसीलिए लिखा हुआ है नॉट डिमांड चेंजेस एंड नॉट द क्वांटिटी ऑफ चेंजेस। कितना चेंजेस होगा क्वांटिटी में ये नहीं बताता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहलाता है। हिंदी में संक्षेप में मांग का नियम गुणात्मक कथन है। गुणात्मक कथन हिंदी वाले याद रखेंगे, मात्रात्मक कथन नहीं है। यह नियम केवल कीमत और मांग के विपरीत दिशा को बताता है। ठीक है, वह या परिवर्तन की दशा की बताता है, परिवर्तन की दिशा को नहीं। स्पष्ट है कि स्थिर दशाओं में वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है सर, यानी कि जिसे हम लोग जो है अगर डिनोटेशन की बात करें तो हम लोग डिनोटेशन करते हैं प्राइस जो है वो जो है प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शन
ठीक है, वन किसके साथ होता है, तो क्वांटिटी के साथ, यानी क्वांटिटी डिमांड के साथ, वेयर पी इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच रिलेशन को हम लोग इस प्रकार से जो है मैथमेटिकली रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि द एबव इक्वेशन शोज दैट द डिमांड विल बी डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस एंड द डिमांड विल बी इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस। आसान लिखा हुआ है सर कि अगर यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो मतलब है वो ये है, क्या है सर, कि इन द एबव इक्वेशन शोज दैट डिमांड विल बी डिक्रीजेस, अगर हमारा डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो प्राइस हमारा क्या करेगा, इंक्रीज होगा, एंड डिमांड विल बी इंक्रीजेस देन प्राइस विल बी डिक्रीजेस। ये बात मेंशन की गई। उपरोक्त समीकरण बताता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटेगी और कीमत के घटने पर मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बातें थे। अब बताता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग के जो नियम है, इसे हम निम्नलिखित जो है वो मांग तालिका और मांग वक्र से स्पष्ट करेंगे। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये जो आपको टेबल दिख रहा है, वो इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, इसे हम डिमांड शेड्यूल भी कहते हैं। आगे हम आपके साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे कि डिमांड शेड्यूल किसे कहेंगे, ठीक है, और डिमांड शेड्यूल कितने प्रकार के होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, जिसे हम लोग सर डिमांड ग्राफ कहते हैं, क्या कहते हैं, डिमांड ग्राफ या डिमांड कर्व भी हम लोग इसे कहेंगे। तो ये एक साइड आपको प्राइस दिख रहा है, प्राइस 1 2 3 4 5 किसी कमोडिटी का प्राइस है, और ये उसके डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड। जब किसी वस्तु का मूल्य 1 था तो हम लोग 5 खरीदे, ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य जब 2 है तो हम लोग 4 खरीदे, किसी वस्तु का मूल्य जब 3 है तो हम 3 खरीदे, 4 रुपया है तो 2 खरीदे और 5 रुपया है तो 1 खरीदे। आप इस टेबल को देख के ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे जैसे हमारा प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्राइस हमारा जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिमांड हमारा वैसे वैसे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यानी जब 1 रुपया था तो हम सबसे ज्यादा खरीदे, जब 1 रुपया था तो हम सबसे ज्यादा 5 यूनिट खरीदे, और जब 5 रुपया हो गया, जब प्राइस बढ़ के 5 रुपया हो गया, तब हम क्या करें, सबसे कम खरीद रहे हैं। यानी स्टेबल ये आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि प्राइस आपका बढ़ रहा है तो डिमांड आप कम कर रहे हैं, और जब आपका प्राइस जो है वो घट रहा है तब डिमांड आप ज्यादा कर रहे हैं। और ये कुछ और नहीं है बल्कि यही तो है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और ये जो है आपका क्या कहलाएगा, यही है आपका डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल में प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, डिमांड हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये किसी वस्तु का एजम्पशन प्राइस लिखा हुआ है और उसके क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ है। अब ऐसी जो है जो टेबुलर फॉर्म है, इसे हम क्या करेंगे, ग्राफिकल चीज में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो एक साइड जो है डिमांड, और ये एक्स एक्सिस में हम लोग जो है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हम डिमांड को जो है वो प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस में हम प्राइस को प्लॉट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हम लोग प्राइस को वाई एक्सिस में ही क्यों प्लॉट करते हैं। वाई द प्राइस इज प्लॉट इन द वाई एक्सिस नॉट इन द एक्स एक्सिस। कीमत को हम जो है वाई अक्ष में क्यों निरूपित करते हैं, एक्स अक्ष में क्यों नहीं निरूपित करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो डिमांड विल बी द रिप्रेजेंटेड इन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस विल बी रिप्रेजेंटेड इन द वाई एक्सिस। इसके साथ ही साथ हमने यहां पर जो आपको दिख रहा है ये यूनिट लेंथ, इनके बीच के जो दूरियां हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे सर, इनके बीच के जो दूरियां हैं, ठीक है, ये इनके बीच के जो गैप है उसे हम लोग कहते हैं यूनिट लेंथ। ठीक है, और ये है आपका पॉइंट दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 5 हमने प्लॉट कर रहे इधर डिमांड 1 2 3 4 5, जब किसी वस्तु का मूल्य 1 था, ठीक है, 1 था तो हम लोग कितना खरीदे, 5 खरीदे, तो आपको एरो दिख रहा होगा 5 पे। इसी प्रकार से जब 2 था तो हम लोग 4 खरीदे, दैट इज कॉल्ड 2 और 4। जब 3 था सर तो हम लोग 3 खरीदे, 3 रुपया में 3। इसी प्रकार से जब 4 प्राइस था तो हम लोगों ने 2 खरीदा। इसी प्रकार से जब 5 रुपीस था तो हम लोगों ने 1 खरीदा, और इसको फिर हम लोगों ने सर क्या किया, ऐसे मिला दिया फ्री हैंड से, और यही जो है ये क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व कहलाएगा। नेक्स्ट के सेशन में हम आपके साथ ये भी साझा करेंगे कि कैसे जो है वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं और कैसे जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। ये था लॉ ऑफ डिमांड
को किस किस प्रकार से ग्राफिकली जो है वो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और जो अंतिम टॉपिक है इस सेशन का, दैट इज कॉल्ड द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि मीनिंग ऑफ अदर्स थिंग बीइंग इक्वल भी कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको समझना पड़ा कि यदि ये एजम्पशन फॉलो नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल ओनली those situation where the assumption of law of demand will be applied। जब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगा, अप्लाई तभी होगा जब एजम्पशन को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। एजम्पशन को हम फॉलो करेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। अब ये एजम्पशन क्या है सर, यही एजम्पशन जो है ना वही तो है अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर्स थिंग बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। अगर ये अन्य बातें समान नहीं रहेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सी बातें समान रहेंगे सर, पहली बात जो लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स इनकम शुड बी रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर के इनकम क्या होने चाहिए सर, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर का इनकम बदलते रहेगा तो कंज्यूमर जो अपने इनकम के बदलने पर जो है वो क्या करेगा कि प्राइस, अगर मेरा इनकम मान लीजिए बढ़ जाएगा, अगर मेरा 20,000 रुपया इनकम है और अब इनकम बढ़ के 1 लाख रुपीज हो जाए, तो अगर प्राइस किसी वस्तु का बढ़ भी जाएगा तब भी हम उतना ही डिमांड करेंगे या उससे ज्यादा ही डिमांड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इनकम हो गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका प्राइस जो है किसी वस्तु का 20 रुपया है, ठीक है, और आप डिमांड जो है उस समय 10 करते थे जब आपका इनकम कितना था, 20,000 रुपया था। लेकिन जब आपका इनकम 1 लाख रुपया हो गया और किसी वस्तु का मूल्य 30 रुपया हो गया तो आप 40 खरीद लिए। ठीक है, क्यों खरीद ले रहे हैं, क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या सिखाता है कि प्राइस घटेगा तभी तो डिमांड क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया है। ठीक है, इसीलिए इनकम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे सर, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का नेचर, कंज्यूमर का जो है प्रेफरेंस जो है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का जो है प्रेफरेंस अगर चेंज हो जाएगा तो वो डिमांड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को मैगी पसंद है तो वो मैगी का डिमांड करेगा, वो यप्पी का डिमांड नहीं करेगा, तो वो टेस्ट और प्रेफरेंस का लाया। नेक्स्ट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी रिमेन कांस्टेंट। जो वस्तु का जो रिलेटेड गुड्स है, आपको आगे हम आपके साथ साझा करेंगे। जो रिलेटेड गुड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनके भी प्राइस क्या होने चाहिए, तो कांस्टेंट होने चाहिए। नेक्स्ट बात हमारा करेंगे सर, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इनकम अननोन विद द न्यू सब्स्टिट्यूट। किसी नवीन स्थानपन्न वस्तु का उपभोग का ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट जो बात हमारा दैट इज कॉल्ड 5th नंबर, नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस राइजेस इन फ्यूचर। यानी भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर भविष्य में वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर पेट्रोल अभी 100 रुपीज है, कल के डेट में सरकार भी आके अनाउंसमेंट कर देते हैं माननीय प्रधानमंत्री कि कल जो है दिनांक जो है नेक्स्ट 2 दिन के बाद, ठीक है, या कल से जो है वो आपका पेट्रोल जो है वो 100 रुपीज नहीं बल्कि 150 रुपीज पर लीटर मिलेगा। तो सभी लोग आज जाके क्या कर लेंगे, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा लेंगे। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये थे हमारे मीनिंग ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ क्वांटिटी डिमांड, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ डिमांड। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज उसके बाद एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।